बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम सिविल लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है इंजंक्शंस। इंजंक्शंस को डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है एडवोकेट सलमान जमील अवैसी साहब। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड इज़ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 10 years. ही इज़ अ पार्टनर इन स्पेंसर वेस्ट इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ SJ लीगल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हमने डिस्कशन करनी है, तो आपकी आमद के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू विशाल फॉर सच अ ओवरवेलमिंग इंट्रोडक्शन। आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी है यहाँ पर। आपकी मेहरबानी। प्लेजर इज़ ऑल माइन एंड आवर व्यूअर्स। सर आज हमने जो टॉपिक डिस्कशन में लाना है डैट इज़ इंजंक्शंस। सिविल लॉ में एक शायद बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है इंजंक्शन, जिसको स्टे मैटर के नाम से आम पब्लिक में जाना जाता है और कहा जाता है कि स्टे मिल गया तो सब कुछ मिल गया, या स्टे मिल गया तो सब कुछ चला गया, दोनों पार्टीज़ के लिहाज से बात की जाए तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इंजंक्शंस होती क्या है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है स्टे मिसाल के तौर पर आम ज़बान में लोगों को जब हम या कोई क्लाइंट आता है तो उसकी आम फहम में हम उसे यही कहते हैं कि जी स्टे, उसको लगता है कि स्टे मिल गया तो सब मिल गया और ना मिला तो फिर कुछ भी नहीं मिला। और शायद पाकिस्तान में किसी हद तक मैं समझता हूँ ये ट्रुथ भी है। अब इंजंक्शन इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इंजंक्शन है कि कोर्ट किसी को ऑर्डर दे टू डू समथिंग और टू सीज़ टू डू समथिंग, कि वो ऑर्डर करे कि जी ये कर दो या वो ऑर्डर करे कि ये ना करो। अब फिर उसमें फिर आगे जब हम मिसाल के तौर पर कभी कोई केस फाइल करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि साथ एक स्टे की एप्लीकेशन लगी होती है, तो वो भी इंजंक्शन कहलाएगा और फाइनल ऑर्डर भी इंजंक्शन कहलाएगा। और इसमें फिर वेरियस काइंड्स आ जाती हैं। तो काइंड्स के ऊपर आने से पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करें तो किसी चीज़ को करने का हुक्म देना या किसी चीज़ को करने से रोकना स्टे कहलाएगा, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल यही है कि किसी चीज़ को करने का हुक्म देना या किसी को रोकना कि ये काम आपने नहीं करना, ये बेसिकली इंजंक्शन है। ठीक है, तो लीगल टर्म में इसको हम इंजंक्शन कहते हैं। फिर इसमें अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरियस काइंड्स आ जाती हैं, फिर उसमें उस इंजंक्शन की मुख्तलिफ इक़साम में मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ इंजंक्शन होंगे। अच्छा सर ये बताइए फिर ये स्टे का लफ्ज़ कहाँ से आया? जब अगर आप लीगल में इसको इंजंक्शंस कहते हैं तो ये फिर स्टे के नाम से क्यों मशहूर है ये सारी चीज़ें? मेरी लिमिटेड जो नॉलेज है उसके मुताबिक तो स्टे जो है वो स्टेटस को से बेसिकली आप कहें कि डिराइव कर लिया गया है। असल तौर पर तो स्टेटस को हो जाता है जब हम कहते हैं आम आदमी के समझने के लिए, वो कहता है कि जी स्टे हो गया, यानी कि जो चीज़ जैसी थी वो वैसे ही रुक गई है। अगर मैं कब्ज़े पे था घर के तो अब मैं ही कब्ज़े पे रहूँगा घर के, अगर वो कब्ज़े पे था तो वो ही रहे, स्टेटस को। चलें इसके ऊपर तो हम तफसीलन बात अपनी टाइप्स के अंदर करते हैं, तो टाइप्स के ही सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि इंजंक्शंस जिस तरह आपने उसकी डेफिनेशन हमें दे दी, तो हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि कितनी टाइप्स की इंजंक्शंस होती हैं और उनको मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा एलेबोरेट भी कर दें। देखें, चूँकि अभी हमने ये बात की है कि इंजंक्शन जो है वो किसी काम को करने का हुक्म देना या किसी काम को करने से रोकना या ना करने का उसको हुक्म देना, ये बेसिकली इंजंक्शन की एक बुनियादी सी तारीफ़ है। एक उसकी आप कहें कि एलिमेंट्री और बिगनर की अगर कोई तारीफ़ है तो वो यही है इंजंक्शन की। अब लीगल टर्म में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस अराइज़ हो जाती हैं कि जिस पे कोर्ट ने देखना होता है कि आया किसी पार्टी को इर्रिपेरेबल लॉस तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसी इंजरी तो नहीं हो जाएगी कि जो बाद में कंपनसेट ही ना की जा सके। तो अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करेगी तो वो इंजंक्शन देगा, और ये सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ नौइयत की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि मैं अपनी बात को अगर शुरू करूं तो मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि हम एक सूट भी करते हैं, सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन। तो जब लफ्ज़ परमानेंट इंजंक्शन का आ गया
तो यहाँ से परमानेंटली किसी को कुछ करने का कह देना या किसी चीज़ से उसको परमानेंटली तौर पर रोक देना। अब ये हम एक दावा करते हैं कि जी मेरा ये घर है और जहाँ पर अभी हम बैठे हैं ये मेरा स्टूडियो है और विशाल साहब जो हैं वो इस पे काबिज़ होना चाहते हैं, इस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो मैं और ये मेरा है, मैं कोर्ट को कहूँगा कि मेरा इसके लीगल टाइटल डिक्लेयर करो कि मेरा है और परमानेंटली इसको एक ऑर्डर पास करो परमानेंटली कि ये मुझसे से प्रॉपर्टी से दूर रहे, ठीक, इसके ऊपर ये कोई अपना ना करे, तो ये परमानेंट इंजंक्शन कहलाएगा। ये तो फाइनल ऑर्डर में होता है, ठीक, परमानेंट इंजंक्शन हमेशा फाइनल ऑर्डर में आएगा। ठीक, जो फाइनल जजमेंट होगी उसमें जो ऑर्डर होगा, अगर किसी को रोका जा रहा है किसी काम से फाइनल ऑर्डर में आखिरी फैसले में, तो वो जो है परमानेंट इंजंक्शन कहलाएगा। मतलब परमानेंट इंजंक्शन आपको इंटरिम रिलीफ के तौर पे नहीं दी जा सकती, वो टेम्परेरी इंजंक्शन कहें, उसको प्रिलिमिनरी इंजंक्शन कहें। मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी आप हमें तफसील बताइए। अच्छा, टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ये जो हम आम तौर पर अब स्टे की जिसकी आपने पहले बात की, ये स्टे को जो लफ्ज़ इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं ये बेसिकली टेम्परेरी इंजंक्शन है। और ये अगर सिविल में देखें तो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में हम इसमें ले जाते हैं आम जो सिविल दावे होते हैं, और अदरवाइज़ भी इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट होती हैं। और इवन हाई कोर्ट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी हाई कोर्ट के पास बड़ी वास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स बड़ी वास्ट होती हैं। तो मुख्तलिफ़ कवानीन हैं जिसमें आप मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ कवानीन का सहारा लेते हुए आप टेम्परेरी इंजंक्शन भी ले लेते हैं। अब देखें ना जी, परमानेंट इंजंक्शन तो फाइनल ऑर्डर में आएगा, तो तब तक अगर इसको ना रोका गया, किसी बंदे को या डिफेंडेंट को ना रोका गया कि जी वो मेरे घर पे कब्ज़ा ना कर ले, या मैंने उससे ख़रीदा था वो मुझे दे नहीं रहा तो वो कहीं और किसी को बेच ना दे, ये तो फाइनल ऑर्डर होगा परमानेंट इंजंक्शन का कि वो मुझे मिलना भी था कि नहीं। लेकिन टेम्परेरी इंजंक्शन ये हो जाएगी जब मैंने दावा दायर किया या जब मैंने केस फाइल किया तो मैंने कोर्ट को कहा कि जी जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता तब तक के लिए इनको रिस्ट्रेन किया जाए कि ये अगर मेरी तनख्वाह काट रहे हैं तो तनख्वाह ना काटें, अगर ये मेरे कोई पैसे डिडक्ट कर रहे हैं बैंक अकाउंट से तो ये डिडक्ट ना करें, या मेरे घर पे ये कब्ज़ा ना करे, या ये घर बेच ना सके। ये टेम्परेरी, ये इंटरलोकुटरी है, ये फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो सर ये बताइए कि अगर आप टेम्परेरी इंजंक्शन का रिलीफ लेते हैं तो क्या ये रिलीफ एज अ मैटर ऑफ राइट आपको मिल जाता है, और आर देयर सम इंग्रेडिएंट्स जो एज अ लॉयर आपने पूरे करने हैं तो तभी आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिलेगी? किस तरीके से केसेस को डील किया जाता? ये विशाल भाई जो आपने सवाल पूछा है, सवाल के मेरे पास 2 किस्म के आंसर्स हैं। ठीक है। और मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनली जो है और लीगली जो है वो क्या है। ठीक है। देखिए, कानून टेम्परेरी इंजंक्शन को डिस्करेज करता है। उसकी वजह है टेम्परेरी इंजंक्शन अगर प्रिलिमिनरी तौर पर दे दिया जाए, यानी प्रिलिमिनरी इंजंक्शन भी आप टेम्परेरी इंजंक्शन की एक बहन कह लें या शाख कह लें। यानी कि मैंने एक फ़ाइल किया केस कोर्ट में, आज मैंने केस फाइल किया, वो सुबह के लिए फ़िक्स हुआ। ठीक है। और अब उसमें मैंने प्रिलिमिनरी कोर्ट को बताना है कि मैं क्या केस कोर्ट में लेके आया हूँ, मेरा क्या क्लेम है। और मैं कोर्ट को कहता हूँ कि जी आप इसमें मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन दें, कि क्योंकि अगर आप ये टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं देते तो मुझे इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा, और वो जो लॉस होगा वो इर्रिपेरेबल से मुराद ये है कि उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई मॉनिटरी डैमेजेस भी उसको कंपनसेट नहीं कर सकेगा। ठीक। तो कोर्ट मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो डिफेंडेंट के बैक पे कर रही है। अभी तक उसने डिफेंडेंट को नोटिस नहीं किया, ठीक है, बुलाया नहीं है कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट ये केस आया है और तुम्हारे अगेंस्ट ये केस आया है और इस केस में तो जो है तुम्हारे ख़िलाफ़ ये क्लेम आया है, मुझे अभी बुलाया नहीं है। लेकिन प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को बुलाया नहीं है, लेकिन प्लेंटिफ को यानी मुद्दई को स्टे ग्रांट कर दिया है। ये एड इंटरिम इंजंक्शन भी इसको कहेंगे, टेम्परेरी इंजंक्शन भी इसको कहेंगे, प्रिलिमिनरी इंजंक्शन भी कहेंगे। वैसे इसको आप प्रिलिमिनरी और एड इंटरिम से याद रखें, क्योंकि टेम्परेरी वो तब हो जाएगा जब उसमें आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और उसके बाद वो आपकी टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है। उससे पहले ये एड इंटरिम कहलाएगा, प्रिलिमिनरी कराएगा कि केस दाखिल करते साथ ही स्टे मिल गया।
ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन मिल गई। तो ये कुछ दिनों के लिए मिलेगा। हाँ, और इस पे मैं आपको ये बताऊं कि ये चूँकि एट द बैक ऑफ द डिफेंडेंट अगर मिल रहा है, यानी कि अभी मुद्दई ने केस दायर किया और उसको मिल रहा है, तो लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स ये कहते हैं, बड़ा प्यारा उन्होंने लिखा हुआ है, मैं अक्सर अपने केसेस में लेके भी जाता हूँ ये बात, और मैंने तो दोनों साइड से इसका आर्ग्यू किया हुआ है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, दोनों साइड से बेनिफिट हुआ। यानी कि वो ये जुमला लिखता है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, वो ये कहता है कि भाई चूँकि ये बैक ऑफ द डिफेंडेंट पे दे रहे हो तो ये वीक स्टे दो, ये टेम्पररी इंजंक्शन वीक नेचर का हो। वीक नेचर का कैसा होगा कि जो टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट दे उसको वो 2 महीने की डेट ना दे, ठीक है, 4 दिन की डेट दे, 5 दिन की डेट दे, और फिर डिफेंडेंट को बुलाए और डिफेंडेंट अगर अपना प्रूफ कर दे तो वैसे टेम्पररी इंजंक्शन एट द बैक ऑफ द डिफेंडेंट, उसको नोटिस किए बगैर, उसको सुने बगैर, और उस किसी आदमी को यानी कि किसी आदमी को सुने बगैर, उसको नोटिस किए बगैर उसको मना कर देना कि तुमने ये काम नहीं करना, या उसको ऑर्डर करना कि तुमने ये काम करना है, इसको डिस्करेज किया गया है। और उसको कहा गया कि अगर देना भी है तो बहुत अच्छा केस हो कि वाकई ऑन द फेस ऑफ द केस को देखते साथ ही पता लग जाए कि यार अगर ये स्टे ना दिया तो ये तो इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा बंदे का, फिर वो दे, अदरवाइज उसको डिस्करेज करे, और फिर भी अगर देना है तो वीक स्टे दे। तो इसलिए टेम्पररी इंजंक्शन इज़ अ टफ जॉब, मिल जाए तो टूटता नहीं, ना मिले तो फिर मिलना मुश्किल है। तो जैसे आपने बताया कि एड इंटरम आपको जो इंजंक्शन है वो तो आपको केस फाइल करते साथ मिल जाता है, जैसे कि हमने बेल के केसेस में भी देखा था अपनी वीडियो में कि एक आपकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो एड इंटरम बेल आपको फ़ौरन मिल जाती है, और फिर उसकी प्रिलिमिनरी इंजंक्शन, हाँ जी, और फिर उसकी आप कन्फर्मेशन होती है। तो क्या टेम्परेरी इंजंक्शन में भी हमने देखा कि पहले तो आपको एड इंटरम इंजंक्शन फ़ौरन मिल जाएगी, जो एक वीक इंजंक्शन, एक वीक स्टे के तौर पे मिलेगी, और वो फिर भी अगर आपका केस अच्छा है, अगर केस आपका प्राइमा फेशियाई प्रूफ हो सकता है, और अगर आपको कोई इर्रिपेरेबल लॉस के कोई चांसेस हैं। तो जब कंफर्मेशन की स्टेज आती है तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो कोर्ट ने डिटरमाइन करनी हैं कि एक मुद्दई जिसने अपनी इंजंक्शन मांगी है और एक डिफेंडेंट जो अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, तो किन पैरामीटर्स को एक कोर्ट जज करेगी आइदर टू कंफर्म द इंजंक्शन और टू डिक्लाइन इट। अब ये इसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि जी अब स्टे की एप्लीकेशन पे बहस होगी जी, यानी जो आप टेम्परेरी इंजंक्शन आपने एड इंटरम लिया था अब उस पर आर्ग्यूमेंट्स होगा। और अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो इसमें ये सूरत इख्तियार कर गई है कि डिफेंडेंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि आ गया है, उसने भी जवाब अपना दे दिया है, और अब कोर्ट ने कहा कि जी ठीक है आओ दोनों पार्टीज़ आके मेरे साथ मुझे बताओ कि क्यों इसको स्टे दिया जाए या क्यों ना दिया जाए। इसमें कोर्ट्स का व्यू तो ये चला आ रहा है और बड़ा सेटल्ड पुराना प्रिंसिपल है कि प्राइमा फेशिया गुड केस हो, यानी कि बंदे का केस जो है वो क्लीन हैंड से आया हो, गुड फेथ के साथ हो आया हो कोर्ट, ठीक, और कोई बदनीयती उसमें शामिल ना हो। दूसरे नंबर पर ये कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो टिल्ट हो उस बंदे की तरफ जो कि स्टे के रिक्वेस्ट पुट कर रहा है, जो कि अदालत से प्रे कर रहा है कि जी मुझे इसमें टेम्परेरी इंजंक्शन या स्टे मुझे इसमें कंफर्म किया जाए या दिया जाए। तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसकी तरफ हो, यानी कि ये केस की फ़ाइल देखकर, केस के सूट को पढ़कर, फाइल प्लेंट को पढ़कर और उसके साथ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को देखकर, उसके साथ लगे एफिडेविट्स को देखकर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि फेवर जो है इसी पार्टी को मिलेगी। बैलेंस ऑफ फेवर जो है वो इसकी तरफ टिल्ट कर रहा है, इसकी तरफ झुका हुआ है फेवर कि इसका केस अच्छा है, और ये गुड फेथ के साथ बनाया गया है, कोई जालसाजी नहीं की गई। और उसके बाद कि अगर ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इर्रिपेरेबल लॉस, कि ये साबित करें कि अगर मुझे ये स्टे ना दिया गया तो इर्रिपेरेबल लॉस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल एक कॉल आई मुझे और उस बंदे ने 1 करोड़ 20 लाख की एक प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, और अब जिससे उसने परचेज़ की थी उसने डिले किया कि ये किसी तरह जो टाइम लिमिट होता है कि इतनी देर में आपने फिर बकाया पैसे करने होते हैं, अदरवाइज़ आपके बयाना जो है वो ज़ब्त हो जाता है, आम फहम के लिए अर्नेस्ट मनी जो है वो ज़ब्त हो जाता है। तो जो सेलर था जिसने बेची प्रॉपर्टी वो डिले करता गया, हालांकि बायर ख़रीदना चाहता था, और वो उसने फिर बाद में कहा कि जी मैंने तुम्हारे पैसे अब ज़ब्त कर लिए 1 करोड़ 20 लाख।
तो उसने मुझे कॉल की कि क्या करना चाहिए। अब वो बंदा, वो जिसके 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त हुए हैं, वो तो ये चाहेगा कि भाई अगर ये 1 करोड़ 20 लाख मुझे नहीं दे रहा तो कम से कम ये प्रॉपर्टी तो किसी को ना बेच सके। तो अब ये इंजंक्शन हो गया कि उसे रोक दिया जाएगा कि भाई आप ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्लेम आ गया है, एग्रीमेंट भी सामने आ गया है, पेमेंट की रिसीट्स भी उसने लगा दी हैं, बैंकिंग चैनल से उसने पैसा भेजा है तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी लगा दी है, एग्रीमेंट भी लगा दी है, और उसका केस प्राइम फशाया भी है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी टिल्ट होता है, और उसके अकाउंट में बकाया पैसे भी हैं, वो देने के लिए तैयार भी है। ठीक है। और तुम फिर भी उसको नहीं बेच रहे हो और 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं, तो ठीक है तुम आओ जवाब दो, लेकिन एड इंटरिम उसको मिलेगा सबसे पहले कि जी वो उसको रिस्ट्रेन करेंगे कि तुम इसको सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इस पर कोई और मज़ीद कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर वो आता है और जवाब देता है तो फिर उस पर बहस होगी और फिर वो टेम्प्रेरी इंजंक्शन उसको ग्रांट होगा कि भाई ये टेम्प्रेरी इसको टिल द डिसीजन ऑफ द सूट, और अगर सूट के डिसाइड हो जाता है तो फिर वो जो ऑर्डर होगा उसमें या तो उसको इंजंक्शन दे दी जाएगी, उसको कह दिया जाएगा कि जी अब तुम ये काम करो, अब तुम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करो, या फिर मुद्दई का अगर केस स्ट्रॉन्ग नहीं समझते तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी। डिसमिस कर देगी। अच्छा सर, इसके अलावा भी आपने बहुत सारी टाइप्स बताई थी, मैं चाहूँगा अच्छा सर आपने इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स बताई थी, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी आप थोड़ी नज़रसानी करें कि किस तरीके से इसको नहीं आपने प्रिवेंटिव करना। नज़रसानी नज़र नहीं कहा, अभी बेल कौन सी डिस्कस आप मैंडेटरी कर दें, प्रिवेंटिव कर दें, प्रिवेंटिव पे प्रोहिबिटरी कर दें, ठीक है, कोई भी कह दें। अच्छा सर, आपने बहुत सारी टाइप्स का जिक्र किया था, तो मैं चाहूँगा इसके साथ साथ आप बाकी टाइप्स के ऊपर भी थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए गाइड करें कि और कौन सी टाइप्स हैं, प्रिवेंटिव, मैंडेटरी वगैरह, उस पर भी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करें। विशाल भाई, ये अब थोड़ा सा चूँकि अब जब हम प्रिवेंटिव की बात करेंगे या हम प्रोहिबिट करेंगे, किसी को प्रिवेंट करेंगे, या हम मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करेंगे, तो अब ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी इख्तियार करना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंडेटरी इंजंक्शन तब होगी जब किसी ने कोई काम कर लिया है, ठीक है, और वो गलत हो गया उससे, अब उसको सीज़ करना है कि भाई ये इसकी जो एप्लीकेशन है, ये जो तुमने ऑर्डर पास कर दिया है कि विशाल साहब के बैंक अकाउंट से पैसे काटना शुरू कर दिए तुमने, अब ये ऑर्डर कर चुके हैं, तो अब मैंडेटरी है कि उसको रोका जाए ताकि मज़ीद उसको रिपेरेबल लॉस ना हो। ठीक है। फिर प्रिवेंटिव इंजंक्शन भी है कि प्रिवेंट कर दिया जाए, अभी काम हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट कर दिया जाए कि यार ये नहीं करना। आपने सुना होगा हम प्रिवेंटिव बेल भी लेते हैं मिसाल के तौर पर, यानी कि एक बंदा है उसको अभी ये है कि मुझे शायद अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो कोर्ट को जाके कहते हैं कि जी मुझे ये ख़तरा है कि मुझे ये अरेस्ट कर लेंगे, तो इनको मना किया जाए कि ये मुझे अरेस्ट ना करें अनटिल एंड अनलेस कि कोई बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं बचती और मेरा अरेस्ट किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो प्रिवेंट करना तब जब अभी एक्शन पास नहीं हुआ, अभी कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई ऐसा अमल वजूद में नहीं आया जो के ख़िलाफ़ था, तो पहले ही प्रिवेंट कर देना, प्रिकॉशन यानी कि ले लेना। ठीक है। और मैंडेटरी जब के वो हो जाए, तो जब आपकी एप्रीहेंशन है कि आपका ये काम ख़राब हो सकता है या आपका जो डिफेंडेंट है वो ये कर देगा या उसको ये करना चाहिए, उसके लिए आप करते हैं प्रिवेंटिव किस्म की इंजंक्शन फाइल करते हैं। अगर वो कर देता है तो फिर मैंडेटरी, फिर हम उसको मैंडेटरी कहेंगे। ठीक है। अब इसमें भी टेम्परेरी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी को आप रोक रहे हैं कि जी आपने ये मकान ट्रांसफ़र नहीं करना किसी के नाम पे, अभी उसने नहीं किया हुआ, लेकिन चूंकि केस आपका है कि आपको ये ख़तरा है कि वो कर दे, लेकिन वो टेम्परेरी नेचर की भी हो सकती है कि वो कहे कि नहीं करना, 10 दिन के लिए नहीं करना। तो अब तो कोर्ट्स जो हैं वो इसमें ये करती हैं कि वो कोर्ट्स अगर किसी को एड इंटरिम इंजंक्शन दे भी रही हैं या किसी को स्टे ग्रांट कर भी रहे हैं, तो वो उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि जी ये आपने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक ये वैलिड है ये इंजंक्शन, और अगर इसको एक्सप्रेसली यानी लिख कर बाकायदा एक प्रॉपर रिटन ऑर्डर में हमने इसको एक्सटेंड ना किया तो ये विकेट तस्वर होगा। और वैसे भी देखे ना, यहाँ लोग इंजंक्शन लेके बैठ जाते हैं और कई साल गुजर जाते हैं, तो तभी लोग हमसे सवाल करते हैं, यानी वो बंदे ने जिसने कल कॉल की तो उसने फिर अगला सवाल ये किया कि जी इस केस में कितने साल लगेंगे, मुझे किसी ने कहा 8 साल लगेंगे। आप सोचें कि 8 साल बाद 1 करोड़ 20 लाख की क्या वैल्यू रहेगी। तो उसमें फिर ये होता है कि अब कोर्ट्स ये करती हैं, बड़े अरसे से
कोर्ट्स ये हैं कि वो एक टाइम फ्रेम की हद तक के लिए आपको इंजंक्शन देती हैं जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। तो सर ये बताइए, जो टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं, ये कोई टाइम फ्रेम हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद है कि इतने दिनों के लिए मिलनी है, या इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस? देखिए, वैसे तो ये है कि जहाँ पर टाइम गिवन ना हो वहाँ पर तो 6 माह के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन या कोई भी स्टे जो है वो ग्रांट किया जाएगा, जहाँ पर अगर उसकी डेट नहीं दी हुई कि ये किस तारीख तक के लिए। वरना नॉर्मली कोर्ट्स इसको आप कहें कि अनअटेंडेड नहीं छोड़ती। ये नहीं होता कि कोर्ट्स जो है वो कहें कि जी मैं इनको स्टे ग्रांट करी हूँ लेकिन बीच में उसकी मुद्दत बयान ना कर दें। इंटरलोकोटरी ऑर्डर्स भी हम इनको कहते हैं। इंटरलोकोटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि एक केस के अंदर फ़ाइनल होने से पहले के दरमियान से, शुरू होने से और फाइनल होने के दरमियान में जितने ऑर्डर्स हो गए वो इंटरलोकोटरी ऑर्डर्स होंगे। उसमें कई मुख्तलिफ है, तो ये भी एक इंटरलोकोटरी ऑर्डर होता है कोर्ट का। तो कोर्ट अब तो अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, वो तो बाकायदा तौर पर एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर किसी स्टे में कोई मुद्दत बयान नहीं की गई तो 6 माह तक कंसिडर की जाएगी। 6 माह बाद चाहिए मुद्दई को कि वो खामोश होकर ना रहे। अगर उसको पता है कि मुझे मुद्दत नहीं थी दी कि स्टे की और ये, तो वो फिर कोर्ट को कहे कि जी इसको आप एक्सप्रेसली तौर पर एक्सटेंड करें। तो क्या अगर 6 माह का जो आपने टाइम बताया अगर नहीं बताया गया तो 6 माह बाद ऑटोमेटिकली वो स्टे वेकेट हो जाएगा, या डिफेंडेंट ने कोई एप्लीकेशन देनी होगी वेकेट करने की? देखिए, इसमें विशाल भाई लॉ जो है ना, एक लॉ की एप्लीकेशन जो है वो बुकिश और होता है और जब आप एप्लीकेशन में जाएं तो और होता है। अब मिसाल के तौर पे मुझे एक स्टे मेरे ख़िलाफ़ किसी ने ले लिया, मुद्दत भी बयान नहीं थी और वो 6 मंथ्स के बाद मेरा ये मानना है कि वो स्टे ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा कि विकेट हो गया। लेकिन चूंकि वंस वो ग्रांट हुआ था तो जिस भी अथॉरिटी को मैं जाके दूंगा और उसको मैं ये आर्ग्यूमेंट करूंगा कि जी ये 6 माह बाद ऑटोमेटिकली विकेटेड कंसिडर होता है, तो वो नहीं मानेंगे। तो इवेंचुअली तौर पर मुझे फिर भी कोर्ट ही जाना पड़ेगा, वरना कानूनी तौर पर तो ये ज़ाहिर है 6 मंथ्स है। अच्छा सर, आपने भी डिस्कशन की मैंडेटरी और प्रिवेंटिव की इंजंक्शंस की, तो चूँकि इनकी नेचर्स डिफरेंट हैं तो क्या इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, या जिस तरह आपने पहले बताया कि इसका प्राइमा फेशी केस, बैलेंस ऑफ इंक्वायरी और इरिपेरेबल लॉस है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स ही रहेंगे दोनों सिचुएशन में? देखिए, इसमें जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, इरिपेरेबल लॉस है और प्राइमा फेशी केस है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये किसी भी सूरत में तब्दील नहीं होगी। ये बुनियाद है, इनको पार करना पड़ेगा आपको। ये सबसे पहले आपको इस टेस्ट से गुज़रना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको किसी भी किस्म का जो है इंजंक्शन ग्रांट हो सकता है। तो ये मेन जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। और प्रिवेंटिव और मैंडेटरी नेचर का फ़र्क है, यानी वो आप समझिए कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो नेचर का फ़र्क है। अगर कोई काम हो चुका हुआ है और वो कंटिन्यू हो रहा है, कोई ऐसी इलीगल एक्शन अथॉरिटी ने या स्टेट ने या गवर्नमेंट ने या किसी भी इदारे ने या कोई प्राइवेट आदमी ने कोई ऐसा एक्शन लिया है कि जिसका इफ़ेक्ट कॉन्टीन्यूसली आ ही जा रहा है, तो जाहिर है वो मैंडेटरी है कि अब उसको रोका जाए। ठीक है। और प्रिवेंटिव जो है वो ये है कि आप इसकी बुनियाद पर चाहते हैं कि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरे सर्कमस्टांसेस में मुझे ये नुकसान हो सकता है, तो इसको पहले ही रोक दिया जाए, क्योंकि अगर मुझे इरिपेरेबल इंजरी हो गई तो वो कंपनसेशन उसकी मॉनिटरी भी नहीं हो सकेगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आप ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं, उसके बाद भी क्या ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है इंजंक्शन ग्रांट करना, और अगर आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे करते हैं तो ये कोर्ट पाबंद हो जाएगी कि आपको इंजंक्शन ग्रांट करें? देखिए, ये डिस्क्रिशन है, ठीक है, और ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, और कोर्ट इंक्लाइन होएगी। बजाय कि मैं ये लफ्ज़ इसमें यहाँ पर कहूँगा कि पाबंद हो, मैं समझता हूँ कि इसको मुझे कहना चाहिए कि कोर्ट इंक्लाइन, क्योंकि जब डिस्क्रिशनरी पावर है तो डिस्क्रिशनरी पावर पे तो कोर्ट तभी पाबंद होगी जब वो इस बात को तस्लीम कर लेगी कि ये सारी बातें मौजूद हैं इस केस में। ठीक है। और अगर वो चीज़ें आप साबित नहीं कर सके, कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सके, तो उसकी डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट समझता है कि नहीं, इसको कोई इरिपेरेबल लॉस नहीं हो रहा, इसको कोई इंजरी नहीं हो रही। अब मिसाल के तौर पर अब हम डिस्क्रिशनरी रिलीफ़ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक वर्बल एग्रीमेंट हुआ। एक हमारे क्लाइंट थे, तो उन्होंने वर्बल एग्रीमेंट किया किसी के साथ अपना घर बेचने का,
और 3 लाख रुपया जो है मौके के ऊपर उन्होंने वसूल कर लिया थ्रू बैंक अकाउंट। और बाद में वो बेचारा उसको कहता रहा कि भाई अब बाकी पैसे ले लो, घर दे। तो उसने, जो सेलर था, उसने उसको बड़ी ऑफ़र आई तो वो उससे पीछे हट गया। तो वो हमारे पास आए, हम कोर्ट गए। कोर्ट में हमने कहा कि जी वर्बल एग्रीमेंट हुआ था। अब वर्बल एग्रीमेंट कानूनी हैसियत है वर्बल एग्रीमेंट की, लेकिन चूँकि उसको अगर कोर्ट हर वर्बल एग्रीमेंट पे स्टे ग्रांट शुरू कर दे तो इस तरह तो फिर रोज़ ही कोई ना कोई आ जाएगा कि जी वर्बल एग्रीमेंट हुआ है तो मुझे स्टे दे। तो मुझे याद है कि वो कोर्ट में हमने बड़ी आर्गूमेंट किया और वाकई वर्बल एग्रीमेंट हुआ था और वाकई तौर पर हमने पेमेंट उस बंदे को की हुई थी और 1-2 दिन बाद हमारा एग्रीमेंट होना था। तो कोर्ट ने हमें कहा कि नहीं जी सॉरी, हम आपको स्टे नहीं देते। अब ये देखिए कि ये डिस्क्रिशनरी पावर थी, ठीक है। हालांकि हमने वाकई तौर पर वर्बल एग्रीमेंट किया हुआ था और ये हकीकत बात थी कि 1-2 दिन के अंदर जो है वो मसरूफियत की वजह से उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन बाद हम करेंगे और उसके बाद माइंड उसका चेंज हुआ। तो फिर हमने उसकी अपील की और उसके बाद हम हायर फॉरम पे केस को लेके गए। तो वहाँ पर हमें एक टेम्पररी बहुत ही वीक सा, वो जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि जी अगर आप किसी के बैक पर, किसी के पीठ पीछे अगर आप उसके ख़िलाफ़ ऑर्डर कर रहे हैं कि तुमने ये नहीं करना या तुमने ये करना है, तो वो वीक होना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद तो हमें एक वीक स्टे मिला और उसके बाद खैर हमने प्रूव किया और बहरहाल केस चला। बिल्कुल। तो ये डिस्क्रिशनरी। अच्छा सर, ये बताइए, चूँकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट और यंग लॉयर्स हैं, तो इसकी जुरिस्डिक्शन को लेके खासा कंफ्यूज रहते हैं और कन्फ्यूजन रहती है कि स्टे जो है या इंजंक्शन जो है वो किस कोर्ट के अंदर फ़ाइल करनी है, फ़र्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस कौन सी होती है और क्या ये मैटर टू मैटर डिफ़र करती है। तो इस पे थोड़ी सी मैं चाहूँगा आप डिटेल में हमें आंसर दीजिए। देखिए, अब आपने चूँकि यहाँ पर एक ऑडियंस का यंग लॉयर का जिक्र किया है कि ये यंग लॉयर के लिए भी मैं बता दूँ, तो मैं आपको एक रीसेंट एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो ये कि एक सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी ने फ्रॉडुलेंटली ले लिया कोर्ट से। सक्सेशन सर्टिफिकेट हम जानशीनी सर्टिफिकेट कहते हैं, ये जब कोई फौत हो जाए तो उसके बच्चों को ग्रांट होता है कि भाई तुम इसके सक्सेसर हो। तो फ्रॉडुलेंटली तौर पे ले लिया और एक यतीम बच्ची थी जिसकी प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और डिप्राइव कर दिया। तो अब हमने इसको चैलेंज करना था। तो अब यंग लॉयर्स को चाहिए कि वो पढ़ें। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर टू नो व्हाट इज़ लॉ, अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज़ टू नो वेयर इज़ लॉ। तो मैं चूँकि जुरिस्डिक्शन की बात पे आने वाला हूँ तो मैं पहले ही आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि द ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज़ टू नो वेयर इज़ लॉ। ये तो सबको पता है कि भाई मंशियात की ख़रीदो फरोख्त जो है वो पाकिस्तान में नहीं अलाउ, शराब की दुकानें यहाँ आप नहीं बना सकते, लेकिन ये कहाँ लिखा है ये नहीं पता। ये लॉयर की ड्यूटी है कि उसको पता होना चाहिए। तो अब हमने वो रिवोक करना था, हमें नहीं पता था कि जी हमें किधर जुरिस्डिक्शन में जाना है। कोई कह रहा था कि जी आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जो है डिस्ट्रिक्ट जज को जो है आप अपील करें, कोई कह रहा था कि वहाँ पर आप इसका रिवीजन फ़ाइल करें, कोई कह रहा था आप सेम में जाएं, कोई कह रहा था कि जी आप 12(2) की एप्लीकेशन दें, वो हम अक्सर कहते हैं आम फहम में ज़ुबान में। तो बहरहाल इसमें सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने उसकी पूरी रिसर्च की तो हमें पता लगा कि जी ये तो सक्सेशन एक्ट जो है 1925 का, उसका सेक्शन 372 से ऑनवर्ड्स जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट है, 380 से फिर आगे जो है वो रेवोकेशन है और ये सेम कोर्ट में जाएगा। तो हर केस में जुरिस्डिक्शन जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप की गाड़ी कस्टम वालों ने पकड़ ली है और आप सिविल कोर्ट से जाके उसके इंजंक्शन मांगेंगे तो उसके पास इख्तियार ही नहीं। अगर आपको FIA ने केस कर दिया है और आप उसकी FIA की अदालत में नहीं जा रहे और किसी और अदालतों में जाकर आप उसमें कह रहे हैं कि जी हमें बाहर लाया जाए, तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल। ज्यूरिस्डिक्शन इज़ नॉट अ टेक्निकल इशू। ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो टेक्निकल नहीं है, वो ऑन मेरिट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ज्यूरिस्डिक्शन गलत होगी तो केस में जो भी ऑर्डर पास हुआ वो तो वैसे ही इलीगल हो गया, विदाउट ज्यूरिस्डिक्शन हो गया, विद नो लीगल इफेक्ट हो गया। तो हर केस की ज्यूरिस्डिक्शन अलग है। अगर आप सिविल केस की ज्यूरिस्डिक्शन पूछेंगे तो वो और है,
अगर आप कोई क्रिमिनल केस में जुरिस्डिक्शन पूछेंगे और है, अगर कोई सर्विस मैटर है, कोई बंदा कहीं सरकारी मुलाजिम है और उसके कोई ख़िलाफ़ ऑर्डर पास हुआ है, उसने कोई इंजंक्शन लेना है, उसने कोई टेम्पररी इंजंक्शन लेना है, उसकी जुरिस्डिक्शन और है, तो ये केस टू केस इसको आप समझे कि ये वेरी होगा और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए वकला हज़रात को जो है अपनी जो स्टडी है उसको करना है। केस के फैक्ट्स पे वो कहते हैं कि अगर ग्रिप नहीं होगी तो आप लॉ पे नहीं पहुंच सकते, तो जब आपके केस के फैक्ट्स पे ग्रिप नहीं है तो आप जुरिस्डिक्शन पे भी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि अगर हम सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को लेकर चलते हैं तो अगर आपको स्टे मिलता है या नहीं भी मिलता है, जो आपका डिफेंडेंट है उसके पास एपेलेट फोरम क्या है? क्या वो सेशंस कोर्ट के अंदर जाता है या फिर वो डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करने की कोशिश करता? देखिए कि अगर तो सिविल जज ने आपको दिया है तो फिर आपके पास एक रेमेडी और अवेलेबल होती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट है और इससे ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज है। तो अब जो ऑर्डर्स हैं वो फिर पहले डिस्ट्रिक्ट जज से आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से भी अगर आपको ना कोई रिलीफ मिले तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। ये भी मैं आपको साथ में इसके एडिशन कर दूं कि हाई कोर्ट जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ज़्यादा फोकस करती है, बल्कि आप समझिए कि सारा फोकस ही उसका क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है। क्योंकि अगर आप कोई ऑर्डर नीचे सिविल कोर्ट में मुझे यानी वर्बल एग्रीमेंट की जब मैंने बात की, तो जब वर्बल एग्रीमेंट के लिए मैंने केस फाइल किया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और मैंने उनको कहा कि जी घर किसी और कोई ना बेच दे, 3 लाख भी मुझसे ले गया है, कल एग्रीमेंट इसने करना था आज मुकर गया है, तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं देना। कोर्ट इंक्लाइन नहीं हुई, हालांकि रिपेरेबल लॉस सारा कुछ था, कोर्ट इंक्लाइन नहीं हुई, उसने कहा कोई रिपेरेबल लॉस नहीं है, ठीक है मैं बुला लेता हूँ डिफेंडेंट को लेकिन स्टे नहीं दूंगा। तो हम फिर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए और वहाँ पर हमने उनको ये चैलेंज किया कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है सिविल जज से, हम इस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं। और फिर हमने उनको बताया कि हम ग्रीवेंस में हैं, और फिर हमने उनको ये आर्ग्यू किया कि जी लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर्स में ये है कि आप अगर स्टे ग्रांट करें बैक ऑफ द डिपेंडेंट तो वीक होता है, वीक स्टे दें, तो हम आपको नहीं कहते क्योंकि हम प्राइमा फेशिया हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हमारे हक में है, क्योंकि इरिपेरेबल लॉस है, तो हम कहते हैं आप वीक स्टे दे दें, आप 3 दिन का दें लेकिन आप बुलाएं तो सही, उससे पूछे तो सही। तो ये आप फिर सिविल कोर्ट से अगर आप एग्रीव्ड है तो आप डिस्ट्रिक्ट के पास जाते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट से आप एग्रीव्ड है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं। कई जगहों पर आपको रिव्यू के भी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि केस किस किस्म का है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर हमने सीपीसी के बारे में तो बात की है, एक एक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है इंजंक्शंस को लेके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप उसके बारे में बताएं कि वो किस तरीके से इंजंक्शंस को डील करता है, उसका क्या रोल है? देखें इसमें ये है कि जो आपका सिविल सूट्स जो हम फाइल करते हैं ये बेसिकली हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ही फाइल करते हैं। ठीक है। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और सिविल केसेस के अंदर जब आप सिविल प्रोसीजर कोड है वो जो सीपीसी है वो तो प्रोसीजरल लॉ है, वो बताएगा कि क्या प्रोसीजर अप्लाई होंगे, कैसे दावा आएगा, कैसे जवाब आएगा, कैसे अटेंडेंस होगी, कैसे विटनेस आएगा। और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपने नाम से ही यानी कि आपको बताता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ की क्या रिलीफ होगा। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी आएगी कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कैंसिलेशन करनी है तो थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा। ठीक है। फिर अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई दावा करना है तो वो भी बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो कोर्ट किस किस्म से देखेगी। और इसके अलावा उसके अंदर जो उसके लास्ट 2 चैप्टर्स हैं वो जनरल चैप्टर 8 है जनरल इंजंक्शंस का, और फिर चैप्टर नंबर उसका जो है गालिबन 10 है जो परपेचुअल इंजंक्शंस का है। ये फिर बताते हैं आप परपेचुअल इंजंक्शंस क्या है, वो कहते हैं कि जी परपेचुअल इंजंक्शन वो इंजंक्शन है कि जब आपको थ्रेट हो कि जी ये काबिज़ी हो जाएगा, इन्वेड कर लेगा डिफेंडेंट जो है और इसको जो है फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए, तो इसको हम परपेचुअल इंजंक्शन भी कहेंगे। और फिर जब वो जनरल इंजंक्शंस पे बता रहा है, बात कर रहा है, तो उसमें हम जितने भी आपके ये स्टे मैटर्स हैं, जितने भी आपके इंजंक्शन के मैटर्स हैं जिसमें आप लोगों को रोकते हैं कोई काम करने से या फिर उनको पाबंद करते हैं किसी काम करने में, पाकिस्तान के अंदर वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत जो है आप उसको देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इंजंक्शन का सूट है
ये क्या एक इंडिपेंडेंट सूट होता है या फिर ये अंडरलाइंग जो कॉज है, जो बॉन ऑफ कंटेंशन है दो पार्टीज़ की, उसके उस सूट के साथ एक एप्लीकेशन लगाई जाती है? देखिए, ये सूट का जो फाइनल रिलीफ होता है, तो जो टाइटल ऑफ द सूट होता है या जो नेचर ऑफ द सूट होता है, उसमें भी आप इंजंक्शन मांगते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन दी जाए। परमानेंट इंजंक्शन कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के तौर पर भी आ जाती है। मिसाल के तौर पे कि जब ये प्रॉपर्टी मेरे ही नाम डिक्लेयर कर दी जाएगी, जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये मैं ही लीगल ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का, तो फिर ये परमानेंट इंजंक्शन एज ए कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है। ये फिर मिलना ही है कि भाई फिर अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो फिर विशाल साहब को मना कर दिया जाएगा कि आपने इस प्रॉपर्टी पे इन्वेड नहीं करना, आपने थ्रेट नहीं करनी, ये नहीं करनी। और मीन वाइल हम विद इन दी सूट भी, विद इन दी केस भी हम देते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर मैं हाई कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन की अगर बात करूं या उसकी रिट जुरिस्डिक्शन की भी अगर मैं बात करूं, तो वो भी बेसिकली इंजंक्शन होती है। अगर कोई गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन वो अगर कोई इलीगल काम कर रहा है, कोई स्टेट अगर कोई इलीगल एक्शन कर रही है, या वो कोई एक्शन उसने करना था और नहीं किया, या कर लिया है लेकिन करना नहीं था, तो दोनों सूरतों में हाई कोर्ट अपना जब फैसला सुनाएगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट जब उस रेट को डिसाइड करेगी, तो वो फाइनल ऑर्डर के तौर पर तो परमानेंट इंजंक्शन देगी। लेकिन मीन वाइल उसको इरिपेरेबल लॉस को रोकने के लिए और उस नुकसान को रोकने के लिए हम साथ में एक एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन फॉर हम उसको लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ। बिल्कुल, एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ इज़ एन ऑर्डर ऑफ एन इंजंक्शन। रोक दिया गया। इंटरिम रिलीफ क्या है कि जी इसको मीनवाइल रोक दो जब तक ये मेरा केस ना हो। तो वो एक सूट के तौर पर भी आप लेकर जा सकते हैं और एक उसके तौर पर भी। और अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो ये बेसिकली पूरा केस ही एक इंजंक्शन कहलाएगा, क्योंकि उसके रिज़ल्ट में आप या तो किसी को कुछ काम करने के लिए कहेंगे या फिर उसको रोकेंगे, क्योंकि कोई डिस्प्यूट होगा तो आप जाएंगे अदालत में। बिल्कुल ठीक है सर। जैसा हमने इसको डिस्कशन की कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल लॉ का, तो यंग लॉयर्स के पास भी बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यंग लॉयर्स करते हैं और वो किस तरीके से उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस यंग लॉयर्स की है और लॉ स्टूडेंट्स की है। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों के लिहाज से बात कीजिएगा और हमारी जो ऑडियंस है उनको गाइड कीजिएगा कि इस तरीके से वो अपनी जो इंजंक्शन की लिटिगेशन है उसको बेहतर कर सकता है। देखिए विशाल भाई, इसमें ये है कि जो वकील बनने वाले हैं, जो अभी कुछ अरसे बाद वकालत की डिग्री लेकर लॉ के प्रोफेशन में आएंगे, या जो बिल्कुल अभी फ्रेश लॉयर्स आ गए हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चलाना आता तो वो उसको सीखें। क्योंकि वो नुकसान ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना नहीं आता। डिक्टेशन भी कभी ज़िंदगी में नहीं दी होती। किसी कॉलेज में किसी जगह पे कोई ऐसी डिक्टेशन के माहौल नहीं होता कि आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाए, तो डिक्टेशन भी नहीं देने आती। तो इवेंचुअली केस तैयार करने में उनको मसला होता है, तो वो स्टीरियोटाइप्स केस दायर करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो किसी स्टेनोग्राफर को दे देंगे, किसी ड्राफ्ट करने वाले को दे देंगे कि जी ये मेरा केस है, ये इसके फैक्ट्स हैं, ये बातें लिख के दे दो। वो लिख देता है। 99% जो स्टे की एप्लीकेशंस आती हैं, टेम्परेरी एंड इंटरिम इंजंक्शंस की एप्लीकेशंस आती हैं, वो 99% में ये लिखा होता है कि जी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मेरे पर फेवर करता है और इरिपेरेबल लॉस होगा अगर नहीं दोगे। और वो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन करते हैं 3 लाइनों के, और वो उसको फाइल कर देते हैं। अब अगर मेरे लिए कोई केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर मेरे लिए कोई इंजंक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही, जिस कोर्ट में मैंने पहले केस दायर किया है, उसी केस में मैं अपनी स्टे एप्लीकेशन पर या अपनी टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन पर इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को ख़ुद लिखूंगा और उसको मैं डिटेल लिखूंगा। मैं बताऊंगा कि जो इरिपेरेबल लॉस है वो क्या है, मैं बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो कैसे मेरे पर फेवर करता है, मैं बताऊंगा कि मैं क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैं प्राइमा फेशिया गुड केस हूँ। 1 लाइनर नहीं दूंगा। तो आप देख लें कि जितने भी, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये शायद कहना गलत नहीं होगा कि 100 में से 100 केस हैं, तो 100 के 100 की टेम्परेरी एप्लीकेशन जो है इंजंक्शन की, वो 1 सफ़े की 4 लाइनें लिखी हुई और जवाब भी 4 लाइनों में।
और इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि चूँकि मैं टेम्प्रेरी इंजंक्शन को मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा ही कह दिया है, तो आप ये याद रखिए कि जो आपका दावा होता है वो भी एक इंजंक्शन ही ले रहे हैं, फाइनल ऑर्डर भी एक इंजंक्शन ही है। क्योंकि इंजंक्शन से मुराद ये है किसी को कुछ काम से रोकना या किसी को कहना कि तुम ये काम करो, कोर्ट या रोके या उसे कहे कि ये काम करो, तो फाइनल रिलीफ भी इंजंक्शन है। दावा में आपका रिलीफ इंजंक्शन ही कहलाएगा, तो वो आपके लिए दावा है। सिर्फ आपने ये नहीं कि टेम्प्रेरी रिलीफ की एप्लीकेशन पे ही फोकस आपने, और मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम लोग टाइपिंग के ज़माने से, मैंने तो ये टाइपिंग सीखी थी जब, यानी कि आप समझिए कि उस ज़माने में नया नया कंप्यूटर आया था, MSN मैसेंजर होता था, याहू मैसेंजर होता था, दोस्त हमारे ऑनलाइन हो जाते थे, मुख्तलिफ़ शहरों में हम लोग रहते थे, कोई किसी शहर चला गया, कोई किसी मुल्क चला गया, तो हम उनसे चैट पे ही कनेक्ट करते थे। और फिर अब तो ये इतना, अब तो हर बंदा, अब तो आप मोबाइल, कोई मोबाइल स्मार्टफोन का खोले तो उसका जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड वही कीबोर्ड है जो कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर का कीबोर्ड है, लेकिन वो टाइपिंग की आदत नहीं करते, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते, टाइपिंग करना नहीं जानते। असल मार आप अपने केस को प्रिपेयर करने में करते हैं। और सेकेंडली कि आप कोर्ट की अगर आ जाइए तो होगी प्रिपरेशन। अब कोर्ट में अगर आपने प्रेजेंट करना है तो अगर आप 2 मिनट में अपना केस पुटअप नहीं कर पा रहे, अगर आप 2 मिनट के अंदर अपना केस जज को नहीं समझा पा रहे, तो फिर आप जो मर्जी कहते रहें, कोर्ट को मुश्किल समझ आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेम्पलेट्स जो रेडीमेड हैं उनकी बजाय आप फोकस करें आपके फैक्ट्स के मुताबिक। जिस तरह आप उन इंग्रेडिएंट्स को लिखना ज़रूरी नहीं है, इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वो इंग्रेडिएंट्स किस तरह फुलफ़िल हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना जी कि वो जो आपने जो ग्राउंड्स लिए हैं, ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन किया है, जो आपने अपने रीज़न दिया कि क्यों मुझे मेरे हक़ में फ़ैसला हो या मुझे क्यों स्टे मिले, वो आपका रिप्रोड्यूस होगा, वो बातें आपकी लिखी जाएंगी कि जी ये स्टे की एप्लीकेशन मेरे पास आई थी, ये ग्राउंड्स आए थे। ज़बानी बात तो एक केस सिविल जज का, एक जज है तो उस सिविल जज, ऑनरेबल जज के साथ 150 केस की लिस्ट होती है जो उसने सुबह देखनी होती है। उस 150 केस में 150 वकील, 300 वकील अपीयर होता है। अगर उस दिन पे लकी डे हो और उसमें मुद्दई का वकील भी आए और मुद्दा अलय का यानी डिफेंडेंट का वकील भी आए, तो 300 वकील आ गए। 150 केस के आर्गूमेंट्स आपको वर्बल तौर पर याद रखना वो उतना आसान नहीं होता जितना कि आप रिटन आर्गूमेंट्स, बल्कि हमने तो ये अपनी प्रैक्टिस बनाई हुई है कि हम जब केस को आर्ग्यू करते हैं तो हम अपने रिटन आर्गूमेंट्स भी साथ देते हैं, हम उसके साथ अपनी साबका जजमेंट्स को भी लेके जाते हैं। अगर आप अनप्रिपेयर्ड कोर्ट में चले जाएंगे, आपके पास उसकी कोई साबका जजमेंट्स नहीं है, अपने पॉइंट के ऊपर आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड्स नहीं है, आपके पास कोई रिटन आर्गूमेंट्स नहीं है। देखें ना जी कि कोर्ट ने एक ऑर्डर टाइप करना है, कोर्ट ने एक ऑर्डर लिखना है, तो एक लॉयर का काम तो कोर्ट को असिस्ट करने का होता है, एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, ड्यूटी है उसके असिस्ट करना। तो असिस्टेंस का मतलब तो ये है कि आप कोर्ट के लिए आसानी पैदा करें, कि कोर्ट को आप कुछ दें कि भाई वो आपने ये इस तरीके की मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं रिटन फॉर्म में दूँ, मैं आसानी हो रिकॉर्ड के तौर पर कहें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और इतनी ज़बरदस्त डिबेट की और उसका हमारे लिए समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड हेल्पिंग द व्यूअर्स। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू। बहुत ही मज़ेदार और डिटेल डिस्कशन हुई है लॉ ऑफ इंजंक्शंस के ऊपर कि इंजंक्शंस हैं क्या, कितनी टाइप्स की हैं, किस तरीके से इनको प्लीड किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो यंग लॉयर्स करते हैं, किस तरीके से उन मिस्टेक्स को दूर किया जा सकता है और किस तरीके से अपने जो केस को है किस तरीके से अपना जो केस है वो बेहतर तरीके से प्लीड किया जा सकता है। आने वाली वीडियो तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।